कहाँ तक बात की थी? अच्छा पी टाइप का हो गया था ना। अच्छा क्या बचा है? एन टाइप का पूरी थ्योरी हो गई थी, पी टाइप की पूरी थ्योरी हो गई थी, कंसंट्रेशन एन टाइप का हो गया था, कंसंट्रेशन पी टाइप का हो गया था ना। ठीक, चलो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको हम लोग वीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। मोबिलिटी, इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड कंडक्टिविटी सिग्मा ऑफ ए सेमीकंडक्टर। इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इन जनरल हम लोग कंडक्टिविटी के बारे में पढ़े होंगे ना। जब फर्स्ट लेक्चर हुआ होगा तो कंडक्टिविटी के बारे में हम लोग बात किए थे। दो चीज़ों के बारे में बात किए थे, एक रेजिस्टिविटी जिसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते थे, और एक कंडक्टिविटी जिसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये भी बताए थे कि रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, यानी ईच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/रो। रो इज कंडक्टिविटी, सिग्मा इज कंडक्टिविटी, रो इज रेजिस्टिविटी। यानी एट पर्टिकुलर टाइम अगर हमारी जो कंडक्टिविटी है इंक्रीज कर रही है तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। जब रेजिस्टिविटी कैसे डिफाइन किए थे, रेजिस्टिविटी कैसे डिफाइन किए थे कि कोई एक रॉड है, इस रॉड के जो लेंथ है वो L है, इसका यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया अगर A है तो जो भी इस रॉड का रेजिस्टेंस होगा वो उसके लेंथ पर यूनिट एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनलशिप के रिलेशन में होगा। यानी R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। और जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट ऐड करते हैं, R बराबर रो L/A, या रो इधर कर दो, रो बराबर R L/A। यहाँ से हम लोग रेजिस्टिविटी डिफाइन किए थे। कंडक्टिविटी कैसे डिफाइन किए थे कि सिग्मा बराबर क्या लिखे थे, J/A। J क्या था, करंट डेंसिटी। J क्या था, करंट डेंसिटी था। यानी कि पर यूनिट एरिया में जो करंट डेंसिटी जनरेट हो रही है वही हमारी क्या कहलाती थी, कंडक्टिविटी कहलाती थी। अब दूसरी बात, करंट डेंसिटी क्या होता है, तो वो होता है I/A। मतलब पर यूनिट एरिया में कितनी करंट फ्लो हो रही है वो उसकी क्या बताती है, करंट डेंसिटी। जैसे पर्टिकुलर एरिया है, इसमें करंट फ्लो हो रही है तो ये हमारी क्या डिफाइन करेगी, करंट डेंसिटी डिफाइन करेगी। और पर यूनिट एरिया में कितनी करंट डेंसिटी जनरेट हो रही है वो हमारी क्या डिफाइन करेगी, कंडक्टिविटी डिफाइन करेगी। और कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो हम लोग ये देखे भी थे कि कंडक्टर के केस में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते थे तो उसके रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता था, बताओ। कंडक्टर मटेरियल के केस में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते थे तो उसके कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता था, कंडक्टिविटी यानी कि सिग्मा इंक्रीज करेगा और रो डिक्रीज करेगा, यही ना कंडक्टिंग मटेरियल के साथ। क्यों, कैसे, हाँ तो बताओ लिख के बताओ उसको, जो चीज़ बता रहे हो बताओ, कैसे कह रहे हो, ऐसे हवाई में तो कहोगे नहीं। हाँ ठीक, कोई बात नहीं, सही है।
रजिस्टिविटी के, सही बात है। हाँ, रजिस्टिविटी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। तुम क्या बोले हो? और जो चीज़ बोले हो वो किसके लिए वैलिड होता है? जो चीज़ बोल दी हो आखिर, तो वो किसके लिए वैलिड होता है? हाँ हाँ, जो चीज़ बोले हो वो किसके लिए वैलिड होता है? वो भी किसी के लिए वैलिड होता होगा ना। सर, जो चीज़ बोले हो वो किस चीज़ के लिए वैलिड होता है? ये जैसे वैलिड हुआ किसके लिए? कंडक्टिंग मटेरियल्स के लिए। जो चीज़ तुम बोले हो वो किसके लिए वैलिड होता है? सेमी कंडक्टर मटेरियल्स के लिए ना। जस्ट अपोजिट होता है किसके? कंडक्टर मटेरियल्स के। लग रहा है पिछला तुम लोग सब हवा हवाई पढ़ रहे हो आगे की तरफ, और पिछला सारा गायब हो जा रहा है। तो इतना सारा ये सब डेरिवेशन और सब पढ़ने का कोई मतलब है? यहीं से स्टार्ट किए थे कहानी, फिर आज यहीं पहुंच गए। यहीं से ना कहानी स्टार्ट हुई थी और फिर आज यहीं पे पहुंच गए। वही सारी चीज़ें एक एक चीज़ वही, फिर वही तुम लोग को कुछ पता नहीं है। देखो थोड़ा सा प्रयास करो। इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा सा टफ है, बार बार हम बोल रहे हैं। चीज़ों को बहुत इजीली वे में तुमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर से अभी तक एक एक टर्म, एक एक वर्ड जो भी मुंह से हमारे निकला होगा उसको एक्सप्लेन किए होंगे, कि ताकि शुरू से ही तुम्हारी बेस जो है वो स्ट्रांग रहे, कहीं कोई कॉन्सेप्ट तुम्हारा हमेशा क्लियर रहे। तो ये सारी बातें देखो कैसे कोरिलेट, हर जगह कोरिलेट करेगी। जहाँ भी टर्म आएगा तो पहली बार जो भी फिजिक्स बताता है वो कौन बताता है? फिजिकल पैरामीटर्स ही बताते हैं फिजिक्स। तो फिजिकल पैरामीटर के बारे में हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहेगी तो हम आगे प्रोसीड कैसे करेंगे? तो पिछला जो भी बताया गया है उसको यहाँ लेक्चर में आने से पहले उसको एक बार रिवाइज कर लिया करो। रिवाइज करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा, रिवाइज करोगे हो सकता है कभी कोई लाइन नहीं समझ में आए, कोई डेरिवेशन नहीं समझ में आए, कोई टॉपिक नहीं समझ में आए, तो कम से कम यहाँ क्लास शुरू होने से पहले वो हमसे पूछ के उसको क्लियर तो कर सकते हो। क्लियर कर लोगे फिर यहाँ चीज़ें बताई जाएंगी तो चीज़ें हमेशा रिविजन में रहेंगी और वो चीज़ें तुम्हारी हमेशा तैयार भी रहेंगी, कहीं भी स्टैंड कर पाओगे। रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये सब रट के तुम नहीं समझ पाओगे। जब तक समझे नहीं रहोगे ये सब चीज़, फीलिंग नहीं किए रहोगे, तब कितनी बार रटोगे? एक हफ्ता याद रहेगा, 10 दिन याद रहेगा, फिर 11वें दिन जैसे पूछेंगे फिर वही सब चीज़ हो जाएगा, जीरो हो जाएगा फिर। तो नॉलेज को जब तक हम रिवाइज नहीं करते, अभी हम ही लोग हैं अभी देखते हो कि डेरिवेशन कर देते हैं, बहुत आसानी से कर देते हैं। अभी 2, 3, 4 महीना इसकी ना देखें हम लोग, ना पढ़ें, तो यह हम खुद ही नहीं कर पाएंगे। ये ह्यूमन नेचर होता है, किसी एक के साथ नहीं, ह्यूमन नेचर है। किसी चीज़ को अगर हम रिवाइज नहीं करें तो हमारे पास, क्योंकि छोटा सा दिमाग है, इसी में दुनिया भर की चीज़ें, हर दिन नए एक्सपीरियंस इसमें रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो जब तक पुराना डिलीट नहीं होगा तो नया कैसे उसमें आएगा? इसीलिए कुछ ह्यूमन साइकोलॉजी है, पुराना डिलीट भी होता है, लेकिन उसी पुराने को हम डेली रिवाइज भी कर रहे हैं तो वो नहीं डिलीट होता है। तो हम अपनी साइकोलॉजी इस तरह से बनाएं कि क्लास में आने से पहले पिछले की सारी चीज़ें रिवाइज कर ले, अगर उसमें किसी को कोई डाउट है तो वो डिस्कस करके क्लियर कर ले, फिर आगे की तरफ प्रोसीड करें। तो कितने लोग, अभी कम लोग हो, सब लोग बारी बारी से भी पूछोगे तभी सबका डिस्कशन हो जाएगा। जहाँ स्ट्रेंथ ज़्यादा है वहाँ तो बच्चे पूछने के लिए परेशान होते हैं कि हम क्लास में अपनी क्वेरीज डिस्कस कर पाएँ, तो उसी के लिए परेशान। तुम लोग के पास तो वो भी अपॉर्चुनिटी है, डिस्कस करो, पूछो, बार बार हम कहते हैं कि पूछो। समझ में आ गया? चलो हम बात करते हैं ड्रिफ्ट। एक कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर के लिए हम पढ़े, लेकिन यहाँ हमको अपने सेमीकंडक्टर यानी इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक के केस के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा है मोबिलिटी और दूसरा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मोबिलिटी को हम लोग म्यू से डिफाइन करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम वीडी से डिफाइन करते हैं। जब हम एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे बात करते हैं तो उस समय कंडक्शन बैंड में जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है और बैलेंस बैंड में जो भी नंबर ऑफ होल्स की संख्या होती है वो सब क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ध्यान देना कि एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर कंडक्शन बैंड में क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। होल्स में क्या होता है? बैलेंस बैंड में क्या होता है? नंबर ऑफ होल्स की संख्या। तो एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे कंडक्शन बैंड में जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो बैलेंस बैंड में जो भी नंबर ऑफ होल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल इन नंबर होते हैं। होता क्या है कि जब हम कोई फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं, जब हम कोई फील्ड नहीं अप्लाई करते हैं
तो इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे से एक्सेलरेट नहीं करता, उस समय वहाँ पर कोई करंट कंस्टिट्यूट नहीं होती है। और जैसे ही हम एक फील्ड अप्लाई करते हैं सेमीकंडक्टर के बीच में, तो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट करने लगते हैं, और एक्सेलरेट करने से वहाँ जो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट होता है, मूवमेंट करने से उसकी वेलोसिटी जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है, और वही जो इंक्रीज इन वेलोसिटी होती है उसी को हम लोग एक नाम देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी टोटली डिपेंड करती है वो जो हम उस पर फील्ड स्ट्रेंथ अप्लाई कर रहे हैं, यानी जो भी फील्ड स्ट्रेंथ में उसको दे रहे हैं वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी टोटली उसी बात पर डिपेंड करेगी, यानी Vd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड स्ट्रेंथ। क्योंकि फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ाओगे तभी ना वेलोसिटी उसी हिसाब से इंक्रीज करेगी। और जानते हो फिजिक्स में जब कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट ऐड करते हैं, तो Vd बराबर म्यू इंटू ई, या इम्प्लाइज दैट म्यू इजकल टू Vd अपॉन ई, वेयर म्यू इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड मोबिलिटी। म्यू इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड मोबिलिटी। तो मोबिलिटी कैसे डिफाइन होता है कि पर यूनिट फील्ड स्ट्रेंथ में कितनी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, या डायरेक्ट एक वर्ड में नाम लो कि पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, वो कौन रिप्रेजेंट करता है, मोबिलिटी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इससे आगे चलते हैं, फिर कंडक्टिविटी पे बात करते हैं। कंडक्टिविटी में जो हमारी I/A होती है वो होती है NEA इंटू VD। N क्या होता है, नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस होता है। E क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। A क्या होता है, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। VD क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। चीज़ें क्लियर हुई। अब जानते हो I/A क्या होता है, सॉरी I होता है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे I नहीं है, यहाँ I बराबर होता है करंट, जो भी करंट हमारे सेमीकंडक्टर में फ्लो होता है। अगर हम I को यहाँ ले आए तो क्या लिख सकते हैं, I/A इजकल टू NEVD लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। और I/A होता क्या, J करंट डेंसिटी, तो इसको क्या लिख सकते हो, J बराबर NE इंटू VD। ठीक है, अगर हम अपने N टाइप के कंसंट्रेशन की बात करें तो इसको हम JN रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बराबर क्या लिख सकते हो, NE इंटू VDN रिप्रेजेंट कर सकते हो, लिख सकते हो ना। N रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने N टाइप के लिए लिख रहे हैं तब नहीं तो पता नहीं चलेगा ना ये होल वाला है कि इलेक्ट्रॉन वाला है। अच्छा, VDN बराबर क्या होता है, VD यहाँ से निकालोगे तो क्या हो जाएगा, म्यू इंटू ई होगा ना। और यहाँ से अगर N के लिए लिख रहे हो तो VDN बराबर क्या हो जाएगा, म्यू N इंटू ई होगा ना। अब यहाँ से अगर इसकी वैल्यूज रखो तो क्या हो जाएगा, JN बराबर N इंटू ई इंटू म्यू N इंटू ई। और हम लोग पढ़े होंगे ओम्स लॉ, तुमको बताए होंगे, ओम्स लॉ बताए होंगे क्या होता है, J बराबर सिग्मा इंटू ई होता है ना। तो अगर N के लिए लिख रहे हो तो क्या लिख सकते हो, JN सिग्मा N इंटू ई। अगर इस इक्वेशन को दोनों को कंपेयर करो तो J दोनों N दोनों जगह है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा तुमको, सिग्मा N बराबर, क्योंकि सिग्मा N है ना तो सिग्मा ई दोनों जगह है, कोई दिक्कत नहीं। तो सिग्मा N बराबर क्या मिल जाएगा तुमको, NE इंटू म्यू N, ये मिलेगा ना, NE इंटू म्यू N। या E लिखना चाहो तो यहाँ से E लिख सकते हो, या NE म्यू N डायरेक्ट लिखो, जब E दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी सिमिलरली अगर होल्स के लिए लिखना चाहो तो यही सेम सिनेरियो होल्स के लिए होगा। तो वहाँ क्या लिख सकते हो, सिग्मा N की जगह पे क्या लिख सकते हो, P लिख सकते हो, बराबर N की जगह पे क्या लिख सकते हो, P लिख सकते हो। चार्ज वही रहेगा, ये म्यू N की जगह पे क्या हो जाएगा, म्यू P हो जाएगा, लिख सकते हो ना। सिमिलरली एक अगर निकल गया तो सिमिलरली होल्स के लिए उसी तरह निकल सकते हैं। टोटल कंडक्टिविटी की बात करोगे तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा N प्लस सिग्मा P। तो क्या लिख सकते हो इसको, NE म्यू N प्लस
पी ई म्यू पी, और n प्लस पी अगर हम ऐड कर दें, n प्लस पी म्यूट कर दें तो हमारा इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन हो जाता है। तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं n आई, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा म्यू n प्लस म्यू पी इंटू ई, या e इंटू म्यू एन प्लस ई इंटू म्यू पी कर सकते हैं। ये हमारा होता है कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है। तो तीनों चीज़ डिफाइन हो गया, तीनों चीज़ डिफाइन हो गया। क्या क्या डिफाइन हो गया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिफाइन हो गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर कंडक्शन बैंड में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, बैलेंस बैंड में जो नंबर ऑफ होल्स हैं, दोनों की संख्या क्या होती है? इक्वल इन नंबर होती है। और होता क्या है, जब कोई हम फील्ड स्ट्रेंथ अप्लाई नहीं करते हैं तो इलेक्ट्रॉन और होल एक्सेलरेट नहीं करते हैं, रैंडम मूवमेंट नहीं करते हैं, उसकी वजह से वहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं होती। लेकिन जब हम कोई फील्ड स्ट्रेंथ अप्लाई कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रैंडम मूवमेंट करने लगते हैं, और उनके रैंडम मूवमेंट करने की वजह से उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज कर जाती है। और वही जो इंक्रीज इन वेलोसिटी होती है उसी को हम लोग नाम देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और वो देखो, ध्यान से देखोगे तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड किस पे करेगी? जो फील्ड स्ट्रेंथ हम अप्लाई कर रहे हैं, यानी वी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? ई के। और जानते हो फिजिक्स में जब कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट ऐड करते हैं तो वी डी बराबर क्या हो जाएगा? म्यू इंटू ई। या यहाँ से म्यू निकालोगे तो म्यू क्या कहलाएगा? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड मोबिलिटी। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा? वी डी अपॉन ई। यानी कि कैसे डिफाइन होगा कि पर यूनिट फील्ड स्ट्रेंथ पे क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, वो कौन डिफाइन करता है? मोबिलिटी डिफाइन करता है। जब मोबिलिटी डिफाइन हो गया फिर बात आती है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी में हम लोग फिर डिफाइन करते हैं कि जो हमारी करंट कंस्टिट्यूट हुई फील्ड स्ट्रेंथ अप्लाई करने के बाद, तो करंट की वैल्यू किसकी डिपेंड करती है? एन पे, कंसंट्रेशन पे, ई चार्ज पे, ए यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, और वी डी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अगर आई को हम थोड़ा सा इंटरचेंज कर दें, इधर ले आए तो आई बाई एल बराबर क्या लिख सकते हैं? एन ई इंटू वी डी। कोई दिक्कत? और आई बाई ए होता है क्या कि पर यूनिट एरिया में कितनी करंट फ्लो हो रही है, क्या डिफाइन करता है? करंट डेंसिटी डिफाइन करता है। तो जे बराबर क्या लिख सकते हो? एन ई इंटू वी डी। कोई समस्या? वी डी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ये इन जनरल है। हम अपने एन टाइप के लिए अगर लिख रहे हैं तो क्या लिख सकते हो? जे एन एन ई इंटू वी डी एन। अगर हम इस इक्वेशन को अपने ओम्स लॉ से डिफाइन करें या अभी वी डी एन को डिफाइन करो तो ये वी डी एन बराबर क्या होता है? वी डी बराबर होता है म्यू इंटू ई, म्यू इंटू ई। अगर एन टाइप के लिए लिख रहे हो तो क्या लिख सकते हो? वी डी एन बराबर म्यू एन इंटू ई। यहाँ लिख सकते हो जे एन बराबर एन ई म्यू एन इंटू ई। इस इक्वेशन को क्या किए? अपने ओम्स लॉ से कंपेयर किए। ओम्स लॉ क्या कहता है? जे बराबर सिग्मा इंटू ई। अगर एन टाइप के लिए लिख रहे हो तो जे एन बराबर सिग्मा एन इंटू ई। तो अगर इससे कंपेयर करोगे तो सिग्मा एन बराबर क्या मिलेगा? एन ई इंटू म्यू एन। सिमिलरली यही पूरे प्रोसेस पी टाइप के लिए भी कर सकते हो। तो पी टाइप के लिए हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं सिमिलरली सिग्मा पी बराबर क्या हो जाएगा? पी ई इंटू म्यू पी। दोनों को ऐड कर दो एन प्लस पी तो क्या हो जाएगा? सिग्मा एन। टोटल कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी? सिग्मा एन प्लस सिग्मा पी। सिग्मा एन प्लस पी करोगे तो एन ई म्यू एन प्लस पी ई म्यू पी। एन प्लस पी को अगर हम इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन दिखाते हैं तो एन आई ई म्यू एन प्लस ई म्यू पी। दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर कंडक्टिविटी ऑफ द मीडियम। अच्छा, कंडक्टिविटी निकल गया तो रजिस्टिविटी निकल जाएगा कि नहीं? कंडक्टिविटी निकल गया तो रजिस्टिविटी, हाँ बस। अगर रजिस्टिविटी तुम्हारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में रजिस्टिविटी पूछता तो क्या करना है? जो भी कंडक्टिविटी निकलेगा उसी का रेसिप्रोकल कर देना है तो रजिस्टिविटी निकल जाएगा। कभी कभी पूछ लेता है, एक्सप्रेशन पूछा किसका? कंडक्टिविटी का, उसके बाद रजिस्टिविटी। अब ये सोचो कि रजिस्टिविटी तो सर बताया ही नहीं है, तो रजिस्टिविटी के लिए तो अपना थोड़ा सा बुद्धि लगाओगे, कंडक्टिविटी का क्या कर दोगे? जस्ट रेसिप्रोकल कर दोगे, उनको रजिस्टिविटी भी मिल जाएगी। क्लियर हुआ? समझ में आया? अब इसी चीज़ को नोट डाउन कर लेते हो। तो हेडिंग डाल लिए? हेडिंग डालने के बाद लिखो एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर
at ordinary temperature an intrinsic semiconductor always contains some free electrons in the conduction band and equal number of holes in the valence band. ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से पैराग्राफ चेंज करके लिखना। इन द एब्सेंस ऑफ एनी अप्लाइड फील्ड, in the absence of any applied field, ब्रैकेट में लिख देना इलेक्ट्रिक फील्ड। अप्लाइड फील्ड मतलब कौन सी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, ब्रैकेट बंद, कमा these electrons and holes move in random direction and constitute no current full stop। when an electric field is applied, या नेक्स्ट लाइन से लिखो, अच्छा इस फुल स्टॉप करके लिखो, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। when an electric field is applied, these electrons and holes get accelerated towards the TOWARDS towards the opposite ends of the field and their velocity begins to increase full stop। this increase in velocity acquired by the carriers in the presence of an applied field is called the drift velocity उसको अंडरलाइन कर देना, is called the drift velocity, अंडरलाइन कर देना, ठीक है। and is denoted by ऐसे लिखना VD, and is denoted by VD। and is proportional to the strength of the applied electric field
applied electric field, that is next line से that is VD is proportional to E, या implies that VD बराबर mu into E, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, वेयर, ये लिख ली लाइन, ये लाइन लिख ली, हाँ, वेयर म्यू इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ऐसे लिखना, वेयर म्यू को ऐसे लिमिटेड का मैं लिखना ना, वेयर म्यू इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज कॉल्ड मोबिलिटी, अंडरलाइन कर देना मोबिलिटी के लिए, एंड इज कॉल्ड मोबिलिटी of the charge carriers, of the charge carriers, of the charge carriers, and is defined as, and is defined as, डैश कर देना, and is defined as, डैश कर देना, फिर नेक्स्ट लाइन से लिखना, the drift velocity acquired to a carrier, the drift velocity acquired to a carrier per unit electric field strength, per unit electric field strength is called mobility, is called mobility। that is म्यू बराबर, ये म्यू डी लिख दिए हैं सारी, यहाँ पे वी डी रहेगा, ध्यान देना, सही म्यू डी तो नहीं लिख दिए हो, हाँ लिख दिए हो ना, यही सब होता है कि जिधर रास्ता दिखाओ बस उधर ही चलो, अपना दिमाग कुछ भी मत लगाओ। वी डी बराबर म्यू इंटू ई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा, म्यू बराबर क्या हो जाएगा, वी डी अपान ठीक है। ये देखो एक ही पैराग्राफ चेंज करके सबकी डिफिनीशन लिखा रहे हैं, ठीक है, उसमें मतलब हो जाएगा मोबिल ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अलग कॉन्सेप्ट है, मोबिलिटी अलग है, उसके बाद फिर पैराग्राफ चेंज करके कंडक्टिविटी की बात करते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, लेट वी डी एन, ऐसे लिखना, लेट वी डी एन, ऐसा क्यों लिखा रहे हैं, ये चीज़ अंडरस्टूड है ना, एन टाइप के लिए लिख रहे हैं, लेट वी डी एन कामा म्यू एन and n denotes the ये क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, denotes the drift velocity comma mobility and concentration of electron, and concentration of electron respectively, respectively in the conduction band, in the conduction band, then the current dense, then the current due to electron is given by, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, तो I बराबर कितना हो जाएगा, एन ई ए इंटू implies that
यहाँ पर n लिख दो, ठीक है। इसको दे दो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। उसके बाद लिखो वेयर E इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, वेयर E इज स्मॉल e, वेयर स्मॉल e इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, so we can write equation 1 as, so we can write equation n as, तो इलेक्ट्रॉन के लिए इक्वेशन 1 को क्या रीराइट लिख सकते हो, तो ये क्या लिख सकते हो, वी डी एन बराबर म्यू एन इंटू ई। Now from equation 3, we have Jn बराबर n e म्यू n इंटू ई। ठीक है, ठीक है। कंपेयरिंग द अबव एक्सप्रेशन, कंपेयरिंग द अबव एक्सप्रेशन, कंपेयरिंग द अबव एक्सप्रेशन विथ ओम्स लॉ, विथ ओम्स लॉ, उसी लाइन में आगे लिखना विथ ओम्स लॉ क्या, जे एन बराबर सिग्मा एन इंटू ई कामा वी है। विथ ओम्स लॉ जे एन बराबर सिग्मा एन इंटू ई कामा वी हैव। तो इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, सिग्मा एन बराबर क्या मिलेगा, एन ई म्यू एन, एन ई म्यू एन, ठीक। इसको दे दो क्वेश्चन नंबर 6, where sigma n is the, where sigma n represents, where sigma n represents the electronic conductivity of the material, the electronic conductivity of the material, ठीक है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से, नेक्स्ट लाइन से, नाउ सिमिलरली इन बैलेंस बैंड, सिमिलरली इन बैलेंस बैंड कामा, नेक्स्ट लाइन से सिग्मा पी बराबर पी ई इंटू म्यू पी। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। उसके बाद लिखो देन द टोटल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, टोटल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल सिग्मा बराबर सिग्मा एन प्लस सिग्मा पी बराबर एन ई म्यू एन प्लस पी ई म्यू पी बराबर ई इंटू एन आई म्यू एन प्लस म्यू पी। ऐसे लिखो अभी, सिग्मा बराबर
सिग्मा बराबर ई एन इंटू म्यू एन प्लस पी इंटू म्यू पी। उसके बाद इसके नीचे लिखना फॉर एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सिग्मा बराबर ई एन आई म्यू एन प्लस म्यू पी। This equation represents conductivity of the ठीक। अब इसके बाद इसमें क्या बचा है, देखो बहुत ज़्यादा टॉपिक इसमें बचा नहीं चैप्टर में। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, मोबिलिटी हो गया, कंडक्टिविटी हो गया। कल इस पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया जाएगा। उसके बाद बचेगा सेमीकंडक्टर करंट। तो कितने तरह के सेमीकंडक्टर करंट होते हैं? दो तरीके के, एक होता है ड्रिफ्ट करंट, एक होता है डिफ्यूजन करंट। तो कल सेमीकंडक्टर करंट के बारे में पढ़ेंगे, ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट। और उसके बाद उसी डिफ्यूजन करंट पे एक होता है हमारा डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन को करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर यहीं पे क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और देखें और कुछ तो छूटा तो नहीं है ना सेमीकंडक्टर करंट के अलावा? ठीक है, एक दो टॉपिक और है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसको रिवाइज करते रहिए, एक चैप्टर ख़त्म होने को है कि आपका रिवीजन अच्छे से होता रहे। ठीक है, हाँ वही ना बता रहे हैं, पहले ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन करंट जब पढ़ लोगे उसके बाद वही कंटिन्यूटी इक्वेशन उसका डेरिवेशन होगी, उसी को करेंगे। यही चैप्टर बता ना, और कुछ टेंशन नहीं, कुछ ना बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स हो गया, बेसिक फीचर ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स हो गया है, एनर्जी बैंड पिक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर हो गया है, इलेक्ट्रॉन होल डेंसिटी हो गया है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हो गया है, कंडक्टिविटी तो निकाल लेते हो। और क्या है, माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स वगैरह दिखाई दिए हैं, ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट्स ये बचा है, और कंसेप्ट ऑफ कंडक्टिविटी। ये देखो ये जो टॉपिक हम लोग कंसंट्रेशन वाला किए सिलेबस में दिया ही नहीं, सिलेबस में नहीं दिया, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर देखोगे तो उसका हर साल पूछा जाएगा। किसी को तो पूछना नहीं है ना, इसको रिवाइज करके